हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट क्लास पर हम लोगों ने सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर के बारे में डिस्कस किया था और सैम्पलिंग एरर के टाइप्स और नॉन सैम्पलिंग एरर के टाइप्स के बारे में जाना था। और लास्ट में सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर के डिफरेंस को भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था। तो जो डिफरेंस था वो कुछ 4 से 5 बिंदुओं पर था। जरा हम उसको आज रिकॉल करते हैं। तो पहला जो डिफरेंस हमें मिला था वो ये था कि जो सैम्पलिंग एरर है उस सैम्पलिंग एरर का संबंध ओनली रिलेटेड टू सैम्पलिंग टेक्निक्स है, जबकि नॉन सैम्पलिंग एरर का संबंध इंक्लूडेड या एक्सक्लूडेड सैम्पलिंग टेक्निक्स रिसर्च के हर एस्पेक्ट से था या होता है। दूसरा, सैम्पलिंग एरर केवल एक मोमेंट या सिंगल मोमेंट पर ही अराइज होती है और वो इवेंट है सैंपल सिलेक्शन, जबकि नॉन सैम्पलिंग एरर किसी भी मोमेंट पर या किसी भी समय रिसर्च में आ सकती है, फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम टू रिपोर्ट राइटिंग एंड पब्लिकेशन। तीसरी बात थी कि जो हमारी सैम्पलिंग एरर है वो मेजरेबल है और जब हम सैम्पलिंग एरर को मेजर करते हैं तो उसे ही हम स्टैंडर्ड एरर के नाम से जानते हैं या उसे ही हम मानक त्रुटि कहते हैं, जबकि नॉन सैम्पलिंग एरर मेजरेबल नहीं होती है। फिर चौथा पॉइंट था कि जब हम सैंपल साइज इंक्रीज करते हैं तो उस सैंपल साइज का पॉजिटिव इफेक्ट स्टैंडर्ड एरर पर पड़ता है और जैसे ही हम सैंपल साइज बढ़ाते हैं हमारी स्टैंडर्ड एरर डिक्रीज हो जाती है, यानी प्रतिदर्श का आकार बढ़ाने पर सैम्पलिंग एरर या जो प्रतिचयन त्रुटि है उसकी मात्रा नियंत्रित होती है, कम होती है। अर्थात दोनों के बीच एक रेसिप्रोकल रिलेशन है या व्युत्क्रमा या उल्टा संबंध। अर्थात जब सैंपल साइज बढ़ेगा तो हमारी जो प्रतिचयन त्रुटि है उसकी मात्रा नियंत्रित होगी या कम होगी। लेकिन ठीक इसके विपरीत नॉन सैम्पलिंग एरर का सैंपल साइज से या प्रतिदर्श आकार के साथ कोई संबंध नहीं है इस तरीके का। अर्थात जब हम प्रतिदर्श का आकार बढ़ाते हैं तो ना तो हमारी सैम्पलिंग एरर जो है नॉन सैम्पलिंग एरर घटती है और ना ही बढ़ती है, अर्थात उसमें इस तरीके की कोई रिलेशनशिप नहीं है। फिर दोनों ही एरर्स को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन दोनों ही एरर्स जो है वो जीरो नहीं की जा सकती। अर्थात हर रिसर्च में सैम्पलिंग एरर की कुछ न कुछ मात्रा अर्थात स्टैंडर्ड एरर भी डेफिनेटली होगी और नॉन सैम्पलिंग एरर्स भी कुछ न कुछ मात्रा में होंगी, चाहे वो कवरेज फॉर्म में हो, चाहे वो रिस्पांस फॉर्म में हो या नॉन रिस्पांस फॉर्म में हो या प्रोसेसिंग फॉर्म में हो या फिर एनालिसिस फॉर्म में हो, तो किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ रहता है। अब एक अंतिम बात यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर ये दोनों त्रुटियां होती हैं तो फिर इन दोनों त्रुटियों में से कौन सी त्रुटि ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे तो त्रुटि हमेशा ही महत्वपूर्ण होती है, नकारात्मक प्रभाव छोड़ती है हमारे परिणामों पर, हमारे वर्क की क्वालिटी को पुअर करती हैं, लेकिन इन दोनों में से कौन ज्यादा सीरियस है या ज्यादा कौन इंपॉर्टेंट है और फिर इन दोनों में से कौन सी एरर किसी रिसर्च में ज्यादा होती है। अगर हम ओवरऑल एरर्स की बात करें तो हमसे पूछा जाए कि सैम्पलिंग एरर किसी रिसर्च में ज्यादा होती है या नॉन सैम्पलिंग एरर किसी रिसर्च में ज्यादा होती है, तो चूंकि सैम्पलिंग एरर की आने की जो डोर है या जो उसकी विंडो है वो सिंगल विंडो है, और जबकि नॉन सैम्पलिंग एरर के आने के मल्टीपल विंडोज हैं, मल्टीपल जो है एस्पेक्ट हैं, तो जाहिर सी बात है कि जिस चीज का प्रवेश द्वार एकल होता है या सिंगल होता है और जिस चीज के कई सारे प्रवेश द्वार होते हैं, तो एक कॉमन सेंस की बात है कि कौन सी चीज ज्यादा आ पाएगी। जिसके हजारों द्वार हैं आने के या जिसके सैकड़ों रास्ते हैं प्रवेश करने के, वो चीज ज्यादा आने की संभावना है, या फिर जिसका प्रवेश द्वार केवल एक ही है। तो आप सभी को जवाब मिल गया होगा कि चूंकि सैम्पलिंग एरर की
जो एंट्री पॉइंट है रिसर्च में वो एंट्री पॉइंट सिंगल है, और नॉन सैम्पलिंग एरर के जो एंट्री पॉइंट हैं रिसर्च में आने के वो मल्टीपल हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि नॉन सैम्पलिंग एरर ऑलवेज ग्रेटर देन सैम्पलिंग एरर। दैट्स व्हाई नॉन सैम्पलिंग एरर इज अ मोर सीरियस, इज अ मोर इंपॉर्टेंट फॉर द रिसर्चर्स टू प्रिवेंट दैट। इट मीन्स एक रिसर्चर के लिए दोनों ही रिसर्च को कंट्रोल करना नेसेसरी होता है, दोनों ही रिसर्च उसके लिए एक चैलेंज बन के आती है ड्यूरिंग द रिसर्च वर्क। लेकिन नॉन सैम्पलिंग एरर जो बायस्डनेस की बात करती है, एरर्स की बात नहीं करती है। हालांकि हम नाम एरर देते हैं लेकिन उसको हम बायस भी कह सकते हैं। वो ज्यादा चुनौतियां लेकर के आती है, इसलिए उसको नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। तो एक अंतिम बात कंक्लूजन में ये ध्यान रखिएगा कि प्रतिचयन त्रुटि और अप्रतिचयन त्रुटि या सैम्पलिंग एरर और सैम्पलिंग बायस में सैम्पलिंग बायस इज मोर चैलेंजेबल फॉर द रिसर्च, और सैम्पलिंग बायस या नॉन सैम्पलिंग एरर ऑलवेज ग्रेटर देन सैम्पलिंग एरर। तो दोनों को नियंत्रित किया जा सकता है लेकिन दोनों को जीरो नहीं किया जा सकता। इन दोनों में नॉन सैम्पलिंग एरर ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, ज्यादा अधिक होती है। और अधिक क्यों होती है उसके अपने लॉजिक्स हैं, क्योंकि वो उसका जो वो कभी भी आ सकती है, फ्रॉम स्टार्ट टू टिल एंड, या फ्रॉम प्रॉब्लम सिलेक्शन टू रिपोर्ट राइटिंग एंड पब्लिकेशन। इस वजह से उसकी संभावना ज्यादा होती है। तो हमेशा हम कहेंगे कि जो नॉन सैम्पलिंग एरर है नॉन सैम्पलिंग एरर इज ग्रेटर देन सैम्पलिंग एरर। तो डिफरेंस में एक अंतिम पॉइंट ये इंक्लूड कर लेंगे कि नॉन सैम्पलिंग एरर इज ग्रेटर देन सैम्पलिंग एरर, अर्थात जो हमारी अप्रतिचयन त्रुटि होती है वो प्रतिचयन त्रुटि से ज्यादा होती है। और इसीलिए अगर ये ज्यादा होती है तो इसका मतलब है इज अ मोर सीरियस, is a more serious, is a more important for research. Clear? तो यहां से हमारा जो सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर का कॉन्सेप्ट है वो कंक्लूड होता है। गाइस हम अब एक टॉपिक डिस्कस करते हैं। जब हम लोगों ने स्टैंडर्ड एरर को डिस्कस किया था तो वहां पर एक 3 मीनिंग हमने देखे थे स्टैंडर्ड एरर का। पहला मीनिंग ये देखा था कि स्टैंडर्ड एरर इज द मेजर ऑफ सैम्पलिंग एरर। जब हम सैम्पलिंग एरर को, चूंकि सैम्पलिंग एरर मेजरेबल होती है, उसको मेजर करने पर ही उसकी जो क्वांटिटी आती है उस क्वांटिटी को ही हम स्टैटिस्टिकली जब काउंट करते हैं तो उस स्टैटिस्टिकली मेजरमेंट के बाद जो उसका मैग्नीट्यूड आता है उस मैग्नीट्यूड को ही हम स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। दूसरा मीनिंग ये देखा था कि स्टैंडर्ड एरर इज द सैंपल डिफरेंस बिटवीन सैंपल स्टैटिक्स एंड पॉपुलेशन पैरामीटर के बीच का जो अंतर है वो हम स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। तीसरा हम लोगों ने जो मीनिंग दिया था वो ज्यादा टेक्निकल था, और उसमें हम लोगों ने कहा था कि स्टैंडर्ड एरर इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थात सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जिसे हम प्रतिचयन वितरण कहते हैं, प्रतिचयन वितरण का जो मानक विचलन है या जो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, उस स्टैंडर्ड डेविएशन को हम स्टैंडर्ड एरर के नाम से जानते हैं, या उस डेविएशन को हम स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। आज हम लोग इस टर्म को थोड़ा सा समझते हैं कि ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कभी, और उस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो सरेंडर लिमिट थ्योरी है या जो केंद्रीय सीमा सिद्धांत है उसको हम चर्चा करते हैं, और इनका स्टैंडर्ड एरर के साथ क्या कोरिलेशन होता है। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए या सेंटर लिमिट थ्योरी को जानने के लिए
हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड एरर क्लियर होनी चाहिए। अब स्टैंडर्ड एरर हालांकि हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से हम जरा देखते हैं। तो मेन टॉपिक हमारा क्या है? हमारा टॉपिक है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेंट्रल लिमिट थ्योरी। ये हालांकि है एक ही चीज, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सेंट्रल लिमिट थ्योरी का संबंध किससे है। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरी का संबंध जो है वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो मेन टॉपिक हमारा क्या है? वो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रतिचयन वितरण। अब थोड़ा सा इसका मीनिंग टेक्निकल है, और उस मीनिंग को समझने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए स्टैंडर्ड एरर, क्योंकि स्टैंडर्ड एरर के मीनिंग में ही ये वर्ड इस्तेमाल किया गया था। अब स्टैंडर्ड एरर क्या है? स्टैंडर्ड एरर सामान्यतः हम कहते हैं कि जो हमारे प्रतिदर्श सांख्यिकी प्राप्तांक होते हैं और जो हमारे जनसंख्या के प्राप्तांक होते हैं, उनके बीच का अंतर है। अब अंतर जबकि सैद्धांतिक रूप से नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक सैंपल पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव है तो हमें सैंपल से जो रीडिंग ली जा रही है और जो पॉपुलेशन की रीडिंग है उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए सैद्धांतिक रूप से। लेकिन व्यवहारिक रूप में या वास्तविकता के धरातल पर ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ अंतर आ ही जाता है, और वो अंतर आने के रीजन में सैम्पलिंग या नॉन सैम्पलिंग एरर होती है। अब स्टैंडर्ड एरर की जो मात्रा होती है, चूंकि वो क्वांटिटेटिव होती है, उसका फॉर्मूला भी हम लोगों ने कल देखा था कि भाई स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन। तो जो कुछ भी स्टैंडर्ड एरर आती है, वो स्टैंडर्ड एरर की मात्रा क्या बताती है? अगर स्टैंडर्ड एरर मान लीजिए, उदाहरण के तौर पर हम मान लीजिए स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन की बात करें, ये मान लीजिए 1.25 और एक दूसरे मीन सैंपल का जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन है वो हम कह दें कि 4.6 है। एक उदाहरण के तौर पर रिज्यूम्ड किया, दो सैंपल लिए हमने, ये N1 है, ये N2 है, और उन सैंपल एरर का मीन की हमने स्टैंडर्ड एरर निकाली। ध्यान रहे, स्टैंडर्ड एरर केवल मीन की नहीं होती, स्टैंडर्ड एरर स्टैंडर्ड डेविएशन की भी होती है, स्टैंडर्ड एरर क्वार्टाइल डेविएशन की भी होती है, स्टैंडर्ड एरर मीडियन की भी होती है, जैसे अगर हम कहें, और सबके अलग अलग फार्मूले होते हैं। फार्मूले बुक्स में भी अवेलेबल हैं, लेकिन फिर हम कभी लिखा भी देंगे। जैसे सिग्मा 0.786 अपॉन अंडर रूट एन क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर क्वार्टाइल डेविएशन 1.21 सिग्मा स्टैंडर्ड एरर ऑफ डेविएशन। ऐसे बहुत सारे जो है वो फार्मूले होते हैं, खैर हम वहां पर नहीं जाते। बस ध्यान रखें कि स्टैंडर्ड एरर केवल मीन की नहीं होती, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीडियन भी होती है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोरिलेशन भी होती है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ, यानी जितने भी हमारे स्टैटिस्टिकल स्कोर होते हैं भाई, स्टैटिस्ट जो सांख्यिकी प्राप्तांक होते हैं वो क्या होते हैं? मध्यमान होता है, माध्यिका होती है, हमारा विचलन होता है, चतुर्थांक विचलन होता है, सहसंबंध होता है, यही सब हमारे जो है सांख्यिकी प्राप्तांक है। तो किसी भी सांख्यिकी प्राप्तांक का और दो मध्यमानों के अंतर का भी स्टैंडर्ड एरर हो सकता है। तो जितने भी हमारे स्टैटिस्टिकल स्कोर होते हैं, हर स्टैटिस्टिकल स्कोर का
स्टैंडर्ड एरर काउंट किया जा सकता है विद फार्मूला, उसका अपना अपना एक फार्मूला होता है। लेकिन हम यहाँ पर स्टैंडर्ड एरर क्या प्रोड्यूस करती है, क्या बताती है, या उसका महत्व क्या होता है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, वो क्या हमको इन्फॉर्म करती है, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो मान लीजिए चूंकि स्टैंडर्ड एरर जो है वो पॉपुलेशन और सैंपल के बीच के गैप को बताती है कि हमारी जो सैंपल रीडिंग है वो हमारे पॉपुलेशन से कितनी डाइवर्ट हो गई है। अब जैसे अगर हम ये कहें कि एक सैंपल जो हमने लिखा N1 है उसका स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन जो है 1.25 है, और दूसरा हमारा जो N2 सैंपल है उसका स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन 4.6 है। तो अब इसमें से जो डाइवर्जन है या जो डिस्पर्सन है दोनों के बीच का ये जो गैप है वो कहां पर, जाहिर सी बात है कि इसमें ये जो गैप है वो ज्यादा लार्ज है और इसमें क्या है, गैप स्मॉल है। तो इसका मतलब ये बता रहा है कि स्टैंडर्ड एरर जितनी कम होगी उससे ही ये पता चल जाएगा कि जो सैंपल है वो कितना ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है हमारी पॉपुलेशन का, और अगर ये गैप ज्यादा होगा तो उतना ही अंतर बता दिया जाएगा या उतने ही अंतर का ये को इंडिकेट करेगा कि सैंपल हमारा यानी जो N1 है वो अपनी पॉपुलेशन से, जबकि ये दोनों ही सैंपल अपने एक सेम पॉपुलेशन से लिए गए, उदाहरण के तौर पर मान लें तो एक कैपिटल N से दो हमने सैंपल लिए, N1 लिया और N2 लिया, और उन दोनों का हमने स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कैलकुलेट किया। अब जाहिर सी बात है स्टैंडर्ड एरर किसकी ज्यादा है, N2 की ज्यादा है। इसका मतलब है कि अगर हमें कहा जाए कि इन दोनों सैंपल में से कौन सा सैंपल ज्यादा क्लोज्ड है या ज्यादा नियरेस्ट है अपनी पॉपुलेशन के, तो जिस सैंपल का स्टैंडर्ड एरर कम होगा हम उसको कहेंगे कि वो सैंपल अपनी पॉपुलेशन के ज्यादा करीब है या ज्यादा नियरेस्ट है। लेकिन जिस सैंपल का स्टैंडर्ड एरर ज्यादा है या लार्ज है हम ये कहेंगे कि वो उतना ही क्या है, कम रिप्रेजेंटेटिव है या उतना ही अपनी पॉपुलेशन से दूर है या उतना ही वो वेरिएशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टैंडर्ड एरर क्या बताती है, इसीलिए इसको बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि स्टैंडर्ड एरर से ही हम ये जो जनरलाइजेशन है रिसर्च में, जाहिर सी बात है जब हम सैंपल पर स्टडी करते हैं तो सैंपल पर स्टडी करने के बाद अपने रिजल्ट्स को हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन पर अप्लाई करते हैं, जिसको हम रिसर्च में जनरलाइजेशन कहते हैं। तो वो जनरलाइजेशन की कितनी पॉसिबिलिटी बनती है, वो जनरलाइजेशन कितना पावरफुल होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वहां पर एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर क्या थे। अगर एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर कम होगी तो हमारा जनरलाइजेशन स्कोप इंक्रीज कर जाएगा और हम अपने परिणामों को या निष्कर्षों को उतने ही विश्वास के साथ और उतने ही प्रभावशीलता के साथ अपनी जनसंख्या पर लागू कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारा स्टैंडर्ड एरर ही ज्यादा होगा तो पहले ही हमको ये बात की सूचना मिल गई कि हमारा जो सैंपल है वो बहुत एरर वाला था, बहुत ही अपने पॉपुलेशन से दूर वाला था। तो जब सैंपल ही हमारी पॉपुलेशन से दूर हो गया तो उस सैंपल से जो कुछ भी हमारी फाइंडिंग्स आई उन फाइंडिंग्स को लेकर के अगर हम पॉपुलेशन में विजिट करेंगे, पॉपुलेशन में जाकर के उनको अप्लाई करेंगे तो क्या वो 100% लागू होंगी? डेफिनेटली नहीं होंगी, क्योंकि जिस चीज जो हमारी स्टडी का या जो हमारी फाइंडिंग्स का बेस है वही डाइवर्टेड है, तो उससे जो कंक्लूजन्स मिलेंगे उनके अप्लाई होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो वीक हो गई। तो महत्व क्या है स्टैंडर्ड एरर का? स्टैंडर्ड एरर ही हमें इन्फॉर्म करती है कि हमारा जो सैंपल है वो पॉपुलेशन के कितने क्लोज्ड है या कितना नियरेस्ट है या उससे कितना दूर या डाइवर्टेड है। अगर स्टैंडर्ड एरर की क्वांटिटी स्मॉल है या छोटी है या कम है तो ये इस बात का सूचक है कि हमारा सैंपल
पॉपुलेशन का एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है, और फिर अगर वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है तो उसके जनरलाइजेशन जो रिजल्ट्स आएंगे सैंपल से वो इजीली जनरलाइज्ड हो जाएंगे हमारी रिसर्च पॉपुलेशन पर। और अगर हमारा सैंपल जो हमारा स्टैंडर्ड एरर है वो लार्ज है या ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो सैंपल है वो पॉपुलेशन से उतना ही दूर है, और हमारे शोध के या शोध परिणामों की जो जनसंख्या पर सामान्यीकरण क्षमता है या उनका जो स्कोप है वो बहुत ही सीमित है। एक सीमित दायरे में ही हमारे परिणाम जनसंख्या पर लागू हो पाएंगे। क्लियर? अब अगर स्टैंडर्ड एरर का मतलब हम समझ चुके हैं और स्टैंडर्ड एरर का जो उपयोगिता है वो समझ चुके हैं, तो फिर अब हम सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं। क्लियर? सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं। बहुत ही ग्राउंड लेवल से हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। पहली चीज, कुछ मोटी मोटी बातें हम सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में पहले ही क्लियर करते हैं। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसको मीनिंग को समझने से पहले हम थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हम किसका लेते हैं? हम पॉपुलेशन और सैंपल का लेते हैं। जाहिर सी बात है, हम हमारी पॉपुलेशन को हम n कहते हैं और उससे जो हम एक सब ग्रुप निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, उसको हम स्मॉल n कहते हैं। यानी ये हमारी पॉपुलेशन है, ये हमारा क्या है, सैंपल है। अब मान लीजिए हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के चलेंगे। मान लीजिए पॉपुलेशन में हमारे 9 डिजिट्स हैं, ये हमारी कोई पॉपुलेशन है, एक उदाहरण के तौर पर, ठीक है। ये हमारी पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन से ही हम सैंपल लेंगे। क्लियर? अब अगर हम यहाँ पर सैंपल कितना लेना है हमें, यानी यहाँ पर टोटल कितनी है, यानी ये सैंपलिंग फ्रेम है एक तरीके का, और उस सैंपलिंग फ्रेम में यहाँ पर कितने लोग हैं, 9 लोग। क्लियर? यानी यहाँ पर टोटल कितनी है, 9 यूनिट्स है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सैंपल साइज हमने डिटरमाइन किया, हमें सैंपल साइज 2 का चाहिए। आप डिसाइड करते, आपकी जनसंख्या, भाई हमारी जनसंख्या 9 लोगों की है, आपकी जनसंख्या 9000 की हो सकती है या 9 लाख की भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो नंबर। फिर हमने क्या किया कि हमने हमारा जो सैंपल साइज है वो सैंपल साइज हमने निकाला, कैलकुलेट किया, और वो है 2। हमें 2 लोगों का सैंपल चाहिए, किससे, इससे। आपकी 9 लाख है या 9000 है, आप 900 का सैंपल ले सकते हैं, जो भी आपने सैंपल साइज निर्धारित किया हो या डिटरमाइन किया हो। तो उदाहरण के तौर पर अगर हमारी जनसंख्या 9 लोगों की है और हमें 2 लोगों का सैंपल चाहिए इसमें से, तो अब हमने सैंपल निकाल लिया। मान लीजिए यहाँ पर 2 लोगों का एक सैंपल निकाल लेंगे, ठीक है। और वो 2 लोग मान लीजिए क्या हुए, 3-4 हो गए। एक उदाहरण के तौर पर प्रोबेबिलिटी तरीके से रैंडमली हमने एक सैंपल निकाला और वो सैंपल किसका है, 3-4 का है। मान लीजिए एक व्यक्ति ने और सैंपल निकाला, वो सैंपल 1-2 का है। फिर किसी व्यक्ति ने एक और सैंपल निकाल लिया, मान लीजिए सैंपल में संभावना है कि 5 और 6 का सैंपल आ गया, तो कोई भी हो सकता है यहाँ पर सैंपल। अब अगर हम अपने सैंपल का, मान लीजिए यहाँ पर हम इसको एक तरीके से कह दें कि ये N1 है, ये N2 है, ये N3 है। अब हम अपने सैंपल का, जो कि हम सैंपल पर स्टडी करते हैं, हम सैंपल का मीन निकालें या एवरेज निकालें या इसका जो है क्वार्टाइल डेविएशन निकालें या मीडियन निकालें, कुछ भी निकालें,
सबसे आसान मीन होता है, क्योंकि वो अरिथमेटिक एवरेज होता है, इसलिए हम। तो अगर हम यहाँ पर इसका मीन निकालें, मान लीजिए हम यहाँ पर इसका क्या निकालें, मीन निकालें, तो इसका मीन क्या होगा, और अगर इसका हम मीन निकालें और इसका मीन निकालें, तो सबका मीन अलग अलग आएगा भाई। 4 3 7 और इसको हम करेंगे तो 3.5, फिर 3 और इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5 और 5.5। तो आप देखें कि चूंकि हमने रैंडम सैंपल लिया है, तो उस रैंडम सैंपल में कोई भी डिजिट्स आ सकता है, क्योंकि हमारा सैंपल साइज 2 लोगों का था। लेकिन जब हमने अपने सैंपल्स का कोई 3 सैंपल लिए और तीनों सैंपल का हमने मीन कैलकुलेट किया, तो वो मीन क्या था, अलग अलग था। मीन क्या था, अलग अलग था। और अगर हम अपनी पॉपुलेशन का मीन निकाल लें, पॉपुलेशन का मीन अगर हम निकालें यहां पर, तो पॉपुलेशन का मीन अगर हम ये सारी चीजों को जोड़ें, इन सब को जोड़ें तो 5 आएगा, 5 आए। अब आपके मन में प्रश्न ये आ रहा है कि इस एरर कहां ज्यादा है। जाहिर सी बात है कि जो हमारा पॉपुलेशन, भाई एक्चुअल में सैंपल का मीन भी क्या आना चाहिए, 5 ही आना चाहिए। सैंपल का मीन भी क्या आना चाहिए, 5 ही आना चाहिए, क्योंकि तभी हम कहेंगे कि वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है। इसका मतलब, और जबकि हम यहाँ पर अगर N2 सैंपल को, तो अगर हमारा N3 ये सैंपल देखें, तो ये तो हमारा इसके क्या है, नियरेस्ट है भाई। ये 5 और ये 5.5 है, लगभग दोनों के बराबर है। लेकिन अगर हम ये, यानी ये तो ठीक है, लेकिन अगर हम इस पॉपुलेशन और सैंपल नंबर 2 के बीच का कंपैरिजन करें, तो ये नियरेस्ट नहीं है। इसका मतलब यहां पर एरर ज्यादा, ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं। एक सिंपल सी बात समझ में आ रही है कि हम किसी भी पॉपुलेशन से जब कोई सैंपल लेते हैं रैंडमली, तो उस सैंपल की जो रीडिंग होती है, कोई भी स्टैटिस्टिकल स्कोर कैलकुलेट किया जाए, तो उस स्टैटिस्टिकल स्कोर और पॉपुलेशन का जो पैरामीटर है, पैरामीटर यहाँ पर चूंकि पॉपुलेशन को हम ग्रीक से दिखाते हैं तो म्यू से रिप्रेजेंट, यहाँ एम यहाँ म्यू, तो जो हमारा पॉपुलेशन का मीन है वो है 5, और जो सैंपल का मीन है वो अलग अलग सैंपल का अलग अलग है, यानी वो बटा हुआ है या डिफरेंट आया है वो एलिमेंट्स की वजह से। लेकिन सैंपल नंबर 3 का जो मीन है और पॉपुलेशन का जो मीन है वो अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर है, लेकिन सैंपल नंबर 2 और सैंपल नंबर और पॉपुलेशन के बीच का जो मीन है वो डिफरेंट है, यानी वहां पर एरर ज्यादा है। तो एक बड़ी समस्या आ रही थी कि जो सैंपल होते हैं, वो सैंपल जब लिए जाते हैं, तो हम कैसे पता करें कि हमारा सैंपल नियरेस्ट है। भाई अगर हमें पॉपुलेशन का जो मेजरमेंट है वो कर, अगर पॉपुलेशन छोटी है, भाई यहाँ पर तो पॉपुलेशन 9 लोगों की थी, तो हम लोगों ने इसको कैलकुलेट कर लिया इसका मीन। लेकिन ये 9 लाख और लोग होते तो क्या हम इसका मीन निकाल पाते, क्या हम कैलकुलेट कर पाते, नहीं कैलकुलेट कर पाते। क्लियर? और तब क्या हम इन दोनों के बीच का गैप देख पाते, नहीं। भाई अगर हम जनसंख्या पर कोई गणना कर सकते, तो फिर हमें सैंपल का कॉन्सेप्ट ही नहीं विकसित होता। समस्या ये है कि हम जनसंख्या पर सीधे कोई काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास संसाधनों का अभाव है ना, हमारे पास पूरी हम जनसंख्या के हर व्यक्ति से आंकड़े एकत्रित कर सकते हैं, और ना ही हमारे पास इतना समय और पैसा है, ना टाइम है। क्लियर? हाँ, हम उसकी पहचान जरूर कर सकते हैं कि 9 लाख लोग हैं, लेकिन 9 लाख से आंकड़े नहीं लिए जाते। तो भाई ये चीजें तो आसान तब लग रही हैं जब हम इस चीज को कैलकुलेट कर पा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल वे में या सोशल साइंस रिसर्च में पॉपुलेशन बहुत बड़े जियोग्राफिकल एरिया, बहुत लंबी जो लार्ज स्केल पर होती है, तब हम ये गणना नहीं कर पाते हैं।
लेकिन एक्चुअल में हमें निष्कर्ष निकालने के लिए हमें जनसंख्या के बारे में पता करना ही होता है, क्योंकि अब अगर हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा जो आंकड़ा है वो हमारा जो सैंपल से आंकड़ा है वो सही है या गलत है, तब हमें क्या करना होता है, तब हमें एक ऐसी सांख्यिकी का इस्तेमाल करना होता है जिस सांख्यिकी के हेल्प से हम अपने सैंपल रीडिंग के आधार पर पॉपुलेशन रीडिंग को फाइंड कर पाते हैं। तो अब ये पॉपुलेशन रीडिंग कैसे फाइंड की जाए, इसको समझने के लिए, इसको पता करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने एक स्टैटिक्स डेवलप की है। और उस स्टैटिक्स को हम क्या कहते हैं, जरा ये समझते हैं। उस स्टैटिक्स को हम कहते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स, यानी अनुमानिक सांख्यिकी। जैसे हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स के बारे में बात की थी, वैसे ही हम एक इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स के बारे में भी बात करते हैं। स्टैटिक्स दो तरीके की होती है। एक मिनट। तो हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स के बारे में बात करते हैं। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स क्या होती है? इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स वो स्टैटिक्स होती है जो स्टैटिस्टिकल स्कोर के आधार पर पैरामीटर स्कोर का पता करती है। अर्थात जब भी हम प्रतिदर्श से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या के आंकड़ों के बारे में गणना करते हैं या जनसंख्या के आंकड़ों की गणना करते हैं, तो उस गणना के लिए हम जिस सांख्यिकी का इस्तेमाल करते हैं उस सांख्यिकी को ही हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स कहते हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड एरर थी वो भी एक इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स है, और जो है हम सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, ये सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या है, एक इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स है। तो है क्या सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन? पहली चीज ये क्या है, एक इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स है, यानी ये है क्या, एक अनुमानिक सांख्यिकी। अब ये अनुमानिक सांख्यिकी है तो क्या ये एक स्कोर है? क्या इसका कोई फॉर्मूला होता है? तो बिल्कुल भी फॉर्मूला नहीं है। ये क्या है, एक स्टैटिस्टिकल ग्राफ है। ये क्या है, एक स्टैटिस्टिकल ग्राफ है या एक सांख्यिकी ग्राफ है, एक डायग्राम है। और ये स्टैटिस्टिकल ग्राफ है क्या, हिस्टोग्राम है, ध्यान रखें। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है, एक अनुमानिक सांख्यिकी है, अर्थात इसके द्वारा या सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा ही हम प्राचल प्राप्तांकों का अनुमान लगाते हैं सांख्यिकी प्राप्तांकों के आधार। स्टैंडर्ड एरर भी एक इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स है, क्योंकि वो भी हमको हेल्प करती है जनसंख्या को स्कोर्स को फाइंड करने में। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी के बारे में बात करता है, और लेकिन ये कोई इसका कोई फार्मूला ना हो करके ये क्या होता है, एक ग्राफ होता है हिस्टोग्राम फॉर्म का। दो बातें ध्यान में रखनी है। अब इसका मीनिंग क्या होता है ऑपरेशनली, उस मीनिंग को समझ, अभी हम डायरेक्ट अगर बता देंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन हम उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे और फिर हम उस मीनिंग तक पहुंचेंगे जो एक्चुअल में हमको सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग ध्यान में रखना होता है। ठीक है, लेकिन तो उसको समझने से पहले दो बातें आपको ध्यान में आ चुकी होंगी कि सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स क्या होती है? इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स वो स्टैटिक्स होती हैं जिनके आधार पर या जिनके हेल्प से कोई भी व्यक्ति
सैंपल स्कोर्स के आधार पर पैरामीटर स्कोर्स को फाइंड करता है, क्योंकि सैंपल स्कोर तो उसके पास होते हैं, सैंपल नॉर्मल होता है इसलिए उसको कैलकुलेशन कर लेता है, लेकिन पैरामीटर स्कोर उसके पास नहीं होते क्योंकि पॉपुलेशन बहुत लार्ज स्केल पर होती है। तो सांख्यिकी प्राप्तांकों के आधार पर जनसंख्या प्राचल प्राप्तांकों का अनुमान लगाने के जो सांख्यिकी है उसे ही हम इन्फ्लुएंशियल स्टैटिक्स कहते हैं। लेकिन तकनीकी रूप से सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है, स्कोर ना होकर के एक स्टैटिस्टिकल ग्राफ है। अब तीसरी बात कि जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस पर होता है, वो सैंपल का होता है या पॉपुलेशन का होता है। कई दफा हमें कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि दोनों वर्ड इस्तेमाल होते हैं। जब हम इसका मीनिंग पढ़ेंगे तो उसके मीनिंग में सैंपल भी वर्ड आएगा और पॉपुलेशन भी आएगा, तो कंफ्यूजन ये हो जाता है कि सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता किसका है, पॉपुलेशन का होता है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन या सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल। तो अगर इसका जवाब भी आपके पास है, अगर सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक इन्फ्लुएंशियल स्टैटिक्स है तो इन्फ्लुएंशियल स्टैटिक्स करती क्या है, इन्फ्लुएंशियल स्टैटिक्स सैंपल स्टैटिक्स के बेसिस पर पॉपुलेशन पैरामीटर को फाइंड करती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज रिलेटेड टू सैंपल, ये सैंपल पर काम करती है, ये पॉपुलेशन पर काम नहीं करती है। सैंपल पर काम करके पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, तो यही उसका मतलब है। तो तीसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है कि सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल का होता है, पॉपुलेशन का नहीं होता। अब हम उस मीनिंग की चर्चा करते हैं कैसे ये काम करती है। जैसे अभी हम लोगों ने उसी एग्जांपल की बात करते हैं कि भाई हम लोगों की जो पॉपुलेशन थी उस पॉपुलेशन में कितने थे, 9 यूनिट्स थी। हमारी पॉपुलेशन में कितने लोग थे, 9 लोग थे। और हमें उससे एक सैंपल निकालना था कितने लोगों का, 2 यूनिट्स का, जो हमने 3 निकाले थे। यहां पर हमें ये हमारे स्टैटिस्टिकल स्कोर प्रोवाइड होंगे। चाहे वो यहाँ अब क्या क्या हम निकाल सकते हैं, यहाँ पर मीन भी निकाल सकते हैं, मीडियन भी निकाल सकते हैं, एसडी भी निकाल सकते हैं, क्यूडी भी निकाल सकते, कुछ भी निकाल सकते हैं यहां से। और अगर ये चीजें हो सकती हैं तो यहां पर ये भी हो सकती हैं, पैरामीटर स्कोर भी आ सकते हैं और पैरामीटर भी स्कोर यही आ सकते हैं, मीन, मीडियन, एसडी, क्यूडी, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर इसको 5 कैलकुलेट कर लिया था चूंकि ये गणना योग है। अब मान लीजिए ना पता होता तब क्या करते, तो हम सैंपल लेते। अब पहली चीज है कि अगर 9 लोगों की पॉपुलेशन है तो उससे 2 लोगों के कुल कितने सैंपल लिए जा सकते, भाई सैंपल लिए जा सकते हैं, मल्टीपल सैंपल लिए जा सकते हैं, लेकिन वो मल्टीपल सैंपल्स की लिमिट क्या है। तो जाहिर सी बात है अगर कि यहाँ पर 9 लोग हैं तो भाई हमें पता करना सैंपल्स कितने हो सकते हैं, तो भाई n इंटू n-1/2 कर लें अगर 2 लोगों की बात है, तो 9 इंटू 9-1/2 यानी 36 सैंपल। अर्थात 9 लोगों की पॉपुलेशन से अगर हमें 2 लोगों का सैंपल लेना है तो सैंपल्स की संख्या कुल कितनी हो सकती है, 36 हो सकती है। कहने का तात्पर्य उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो पहला सैंपल 1-2 भी हो सकता है, फिर दूसरा सैंपल 1-3 भी हो सकता है, फिर तीसरा सैंपल 1-4 भी हो सकता है, फिर पांचवा 1-5 भी हो सकता है, फिर ऐसे 1-6 भी हो सकता है, फिर 1-7 भी हो सकता है। अगर हम ऐसे करें तो यानी कितने सब ग्रुप्स बन सकते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है उससे हम ये चीज फाइंड कर सकते हैं। तो यानी हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें ये पता करना होता है कि हमारी पॉपुलेशन से जो भी हमारा डिजायरेबल सैंपल साइज है उस साइज के कितने मैक्सिमम
जो पेयर है या सब ग्रुप्स है वो बन सकते हैं। तो अगर हमारा 9 लोगों का एक ग्रुप्स है और हमें 2 लोगों का सब ग्रुप्स बनाने हैं तो 2 लोगों के मैक्सिमम सब ग्रुप्स कितने बनेंगे? 36 बनेंगे। जाहिर सी बात है, अब 36 जैसे अभी हम लोगों ने 3 सैंपल लिए थे, तीनों सैंपल का मीन निकाला तो सैंपल का मीन अलग अलग आया। एलिमेंट्स क्योंकि अलग अलग भाई, इसका सैंपल निकालेंगे तो अलग आएगा, इसका मीन निकालेंगे तो अलग आएगा, इसका मीन अलग, इसका मीन इसका, अगर इन्हीं का हम एसडी निकालें, इनमें से कुछ भी निकालें तो सबका अलग अलग आएगा। सैद्धांतिक रूप से अलग नहीं आना चाहिए क्योंकि वो सैंपल और सैंपल को रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। अब उदाहरण के तौर पर अगर हम लोगों ने इन सब का सैंपल कैलकुलेट करेंगे तो सबसे बड़ा जो ग्रुप मिलेगा वो सबसे बड़ा ग्रुप क्या हो सकता है? सबसे बड़ा ग्रुप जो होगा वो 8 और 9 का होगा। इसी को अगर हम 2-2 के मैक्सिमम सब ग्रुप्स बनाएंगे तो एक पेयर क्या बनेगा? 8-9 का बनेगा। तो 8-9 का अगर हम पेयर निकालें और इसका मीन कैलकुलेट करें, सबसे छोटा ये होगा भाई, सबसे छोटा पेयर ये होगा। तो अगर हम इसका मीन निकालें यहां पर और इसका मीन निकालें, दोनों का मीन निकालें, तो इसका मीन क्या होगा? 1 + 2/2, इसका मतलब है 1.5। और यहां पर अगर हम इसका निकालें तो 17 और 8.5 ये निकलेगा, ये मीन निकलेगा। ये मीन है केवल, यानी मीन की रेंज 1.5 से लेकर के 8.5 के बीच है। इसके बीच ही सारे मीन, यानी हमारे पास 36 मीन होंगे। क्योंकि 36 हमारा सब ग्रुप बनेगा तो 36 मीन मिलेंगे। लेकिन अब उन 36 मीन को अगर हम यहां पर काउंट करने जाएं तो उनकी क्या क्या कैलकुलेशन होगी, हम जरा उसको अगर आप घर में करेंगे बैठ करके, तो चूंकि टाइम नहीं है यहां पर, नहीं सब करके दिखाते, कैलकुलेट करेंगे तो जो मीन निकल करके आएगा वो क्या होगा? वो इसी 1.5 और 8.5 के बीच में ही होगा। अब अगर ये सारी चीजों को हम 36 सब ग्रुप्स का मीन कैलकुलेट करेंगे तो 36 मीन मिलेंगी। और उन 36 मीन का अगर हम क्या बनाएं, हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएं, हम क्या करें? फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएं, तो इस तरीके की कुछ बनेगी। भाई पहली जो फिगर है हमारी 1.5 से लेकर के 2.5 के बीच बनेगी, फिर 3 to 4 बनेगी, फिर 4.5 से लेकर के 5.5, फिर 6 to लेकर के 7 बनेगी, फिर 7.5 से लेकर के 8.5 तक बनेगी। अगर हम उसको पूरे 36 लोगों का या 36 ग्रुप्स का क्या करें, टेबल बनाएंगे। और अगर हम उस टेबल्स को ड्रॉ करेंगे तो यहां पर क्या मिलेगा? 12, 8, 8, 4 और 8। अब इसको कैलकुलेट करें अगर, तो 8 का 8, 8 16, 8 3 24 और 24 10 34 2 36। फ्रीक्वेंसी कितनी आनी चाहिए? टोटल हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं? 36 आना चाहिए। तो 8 4 12 12 12 24। थोड़ा सा हम, हाँ क्लियर। अब यहां पर अगर हम इसका टोटल करें तो 36 आएगा, क्योंकि हमारे पास कितने मीन आएंगे? हमारे पास 36 मीन थे और उन 36 मीन को जब हमने एक डायग्राम फॉर्म में या उनका हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट किया तो वो आया। और यानी सबसे ज्यादा जो मीन पढ़ रहे हैं वो कहां पर पढ़ रहे हैं? यहां पर पढ़ रहे हैं। और ये जो क्लास इंटरवल है वो क्या एवरेज बताएगा? इसका भी एवरेज क्या होगा? 5 ही होगा। या एनपीसी पर एक तरीके से ड्रॉ हुआ।
तो उसका जो मिडिल वाला क्लास है भाई, सबसे मिडिल में क्या है, ये है 5 है। और जब हमने 9 लोगों का मीन निकाला था तो वो भी म्यू क्या था, 5 ही आया था। तो जब हमने सैंपल लिया, मल्टीपल सैंपल लिए रैंडम तरीके से सेम साइज के, ध्यान रखें कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के कैलकुलेशंस के लिए सारे सैंपल रैंडमली लिए जाते हैं, और जो सैंपल लिए जाते हैं वो सैंपल रैंडमली लिए जाते हैं और सेम साइज के लिए जाते हैं। जब सेम साइज के रैंडमली हमने 36 सैंपल लिए तो उनसे हमको ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मिली, और जो टेबल मिली उसका जो मीन पॉइंट है वो वही आ रहा है जो हमारी पॉपुलेशन का था। तो इस टेबल ने केवल हमको बता दिया कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या जो हम ये ग्राफ बनाते हैं, ये टेबल बनाते हैं, उस टेबल से जो मीन मिलता है वो मीन लगभग हमारी पॉपुलेशन के मीन के इक्वल होता है। अगर इसी टेबल को हम ड्रॉ करें हिस्टोग्राम फॉर्म में ड्रॉ करें तो ये है 12, ये है 8, ये है 8 और ये है 4, यही हिस्टोग्राम है। और अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये क्या है, एनपीसी पर मिल रहा है, और यहीं पर मीन क्या है हमारा, लगभग आ रहा है भाई, ये हमारा स्कोर है और ये फ्रीक्वेंसी है, ये हमारा मीन है और ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो यहां पर जो मीन आ रहा वो 5 आ रहा है यहां पर। तो यही है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि अगर हम किसी पॉपुलेशन से सेम साइज के मल्टीपल रैंडम सैंपल लेते हैं और उनका कोई सांख्यिकी गणना करते हैं या उनका कोई सांख्यिकी प्राप्तांक निकालते हैं, तो उन सांख्यिकी प्राप्तांकों का जो आवृत्ति वितरण है, उस आवृत्ति, यही आवृत्ति वितरण है, तो उस सांख्यिकी प्राप्तांकों का आवृत्ति वितरण को ही हम सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और इसी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से हम पॉपुलेशन के बारे में अंदाजा लगा पाते पॉपुलेशन का। और ये यहाँ पर मीन का था, ऐसे एसडी का भी निकाल सकते हैं, ऐसे क्वार्टाइल डेविएशन का कोई भी स्टैटिस्टिकल स्कोर आप सैंपल का फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ध्यान रखें कि आप मैक्सिमम सैंपल लेंगे और सेम साइज के सैंपल लेंगे। अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं क्या निकल करके आया। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें क्या करना है, मैक्सिमम सैंपल लेने हैं, सेम साइज के सैंपल लेने होते हैं, और सैंपल हमारे किस पर होते हैं, रैंडम होते हैं। ये 3 चीजें सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस पर काम करती हैं। तो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है, एक स्टैटिस्टिकल, यानी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज द statistical frequency distribution of multiple same size random sample of a population। ये दिस इज अ मीनिंग। अब ये स्टैटिस्टिकल फ्रीक्वेंसी किसी की भी हो सकती है, अर्थात जब भी किसी समष्टि या जनसंख्या से समान आकार के अनेक यादृच्छिक ढंग से प्रतिदर्श का सांख्यिकी प्राप्तांक की गणना करके या सांख्यिकी प्राप्तांकों क्या आवृत्ति वितरण तैयार किया जाता है, तो उसे ही हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या प्रतिचयन वितरण कहते हैं। तो गाइस आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। बाकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपकी जो भी क्वेरीज हो वो आप पूछेगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में 3-4 बातें ध्यान रखिए। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक ग्राफ है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का संबंध सैंपल से है, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, किसका, स्टैटिस्टिकल स्कोर ऑफ सैंपल का है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज द स्टैटिस्टिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेम साइज रैंडम सैंपल ऑफ ए पॉपुलेशन। जब भी किसी समष्टि या जनसंख्या से समान आकार के अनेक यादृच्छिक प्रतिदर्श
लिए जाते हैं और उनकी किसी सांख्यिकी प्राप्तांक की गणना की जाती है, तो उस सांख्यिकी प्राप्तांक की गणना का जो आवृत्ति वितरण बनता है या तैयार किया जाता है उसे ही हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या आवृत्ति वितरण कहते हैं, या उसे ही हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन उसे ही हम प्रतिचयन वितरण कहते हैं। और प्रतिचयन वितरण के द्वारा हम जनसंख्या के प्रतिदर्श के आधार पर जनसंख्या के बारे में अनुमान लगाते हैं या उसका पता करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया तो यस या नो में कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली क्लास पर हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी। आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी सी बार बार समस्या आ रही थी, तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे ऐसा ना हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। गुड बाय।